हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 50 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 51 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 50 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछली जो क्लासें हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर देखें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। रोजाना आपको दोस्तों मेरे साथ में चलना है और ये पाठ्यक्रम स्कीम है। 120 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें से हिंदी के 20 प्रश्न, इंग्लिश के 15 प्रश्न, 70 प्रश्न जीके के और गणित के दोस्तों 15 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन भाग 1 के अंदर राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। दोस्तों, अपने को यहाँ पर देखिए कोट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा इसमें सही है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड दे रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, नॉर्वे और पोलैंड के लगभग बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, इजराइल से 17 गुना है राजस्थान बड़ा और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और नॉर्वे, पोलैंड और इटली के लगभग दोस्तों बराबर क्षेत्रफल है राजस्थान का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। कूट भाषा में अगर अपन देखें तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डग गंगधार उच्च भूमिया अवस्थित है। डग गंगधार उच्च भूमिया अवस्थित है। तो दोस्तों, ये कहां पर अवस्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हाड़ौती पठार प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बरखान। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा बरखान। नेक्स्ट आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा में पाई जाती है। बताइए, जिप्सी फेरस मृदा है वो कौन से जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जिप्सी फेरस मृदा है वो दोस्तों बीकानेर जिले में पाई जाती है। कहां पर, बीकानेर जिले में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दक्षिणी भाग। राजस्थान का दोस्तों दक्षिणी भाग है, यानी कि अरावली का जो दक्षिणी भाग है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। और दक्षिणी भाग के अंदर दोस्तों कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो सिरोही आता है, इसमें उदयपुर आता है, ये वाला क्षेत्र आता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वृक्ष लगाना। क्या है, वृक्ष लगाना। राइट आंसर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वृक्ष लगाना। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, यहाँ पे दोस्तों डाई है, ये अजमेर जिले से संबंधित है, यानी कि डाई नदी है वो अजमेर जिले में बहती है। बाणगंगा नदी है वो जयपुर में बहती है। कांकणी है वो दोस्तों जैसलमेर में बहती है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए वात्रक, बांसवाड़ा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। वात्रक नदी है ये, इसको वेत्रक नदी भी बोलते हैं और ये साबरमती की सहायक नदी है और इसका उद्गम है वो दोस्तों डूंगरपुर की पहाड़ियों से होता है।
तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बांसवाड़ा है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई या फुहारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? बताइए, भारत भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई यानी कि फुहारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना दोस्तों, ये भारत की प्रथम ऐसी सिंचाई परियोजना है जिसमें फुहारा पद्धति को अनिवार्य कर दिया गया है। और राजस्थान के दोस्तों 2 जिले बाड़मेर और जालोर जिले हैं वो दोस्तों इससे लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, नर्मदा नहर परियोजना। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 13.5%। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 13.5%। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है। संगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जैसलमेर जिले से नहीं होकर गुजरता है। ये कहां से? जैसलमेर जिले से होकर नहीं गुजरता है दोस्तों। ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, फड़ौदी, जालोर, बालोतरा और बाड़मेर से होकर गुजरता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भूमट कहलाता है? किन जिलों का क्षेत्र है वो भूमट कहलाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डूंगरपुर, उदयपुर तथा सिरोही जिलों का जो क्षेत्र है। डूंगरपुर, उदयपुर तथा सिरोही जिलों का जो क्षेत्र है वो भूमट कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, लाठी श्रेणी किससे संबंधित है? लाठी श्रेणी किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जल वृत्त से संबंधित है। ये 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों लाठी श्रेणी है ये जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे विस्तृत एक भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है। यहाँ सेवन घास है वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जल वृत्त। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है। बताइए हाड़ौती प्रकार में कौन सी प्रकार की मृदा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्टी सॉइल्स। वर्टी सॉइल्स। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, वर्टी सॉइल्स या वर्टी सॉइल्स। ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या कहते हैं उसे? उसे मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मावठ है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? कौन सा जीवाश्म पार्क है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सरिस्का, रणथंभौर, आकलवुड और केवला देवगना। बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आकलवुड फॉसिल पार्क है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है और ये जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, आकलवुड। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? कौन सा नदी बेसिन है जल की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बनास बेसिन। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बनास बेसिन। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कंवरसेन लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले दोस्तों श्री गंगानगर और बीकानेर है, बिल्कुल सही है।
चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले जैसलमेर और बाड़मेर, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर और झुंझुनू है। यहाँ पर जैसलमेर और बाड़मेर है वो इसमें गलत दे रखा है। डॉक्टर करणी लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले बीकानेर और जोधपुर है, बिल्कुल सही है। जयनारायण व्यास से लाभान्वित जिले जैसलमेर और जोधपुर है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अधिकतम जनसंख्या कौन से जिले में? तो जयपुर जिले में, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? जयपुर में है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर दे रखा है, गलत हो जाएगा। दोस्तों, न्यूनतम साक्षरता दर है वो दोस्तों कहाँ पर है? राजस्थान में, तो वो है जालोर जिले में। कितनी प्रतिशत? तो दोस्तों 54.9% है, ये आपको इसमें याद रखना है। और न्यूनतम लिंगानुपात है वो धौलपुर में है, ये तो सभी को पता होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 3 नंबर का, 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, रिडकोर, RIDCOR, रिडकोर में स्थापित किया गया था। बताइए रिडकोर कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों रिडकोर की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड, ये है दोस्तों रिडकोर की फुल फॉर्म। और इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों अक्टूबर 2004 में की गई थी। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का गठन कब किया गया? बताइए राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का जो गठन है वो दोस्तों कब किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये किया गया कब? तो ये 1983 में किया गया था दोस्तों। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासन काल में भारत की यात्रा की थी? दोस्तों यहाँ पे बताइए, जो अरब यात्री है सुलेमान, वो किसके शासन काल में दोस्तों भारत की यात्रा की थी? यहाँ पे प्रतिहार राजा का नाम पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भोज प्रथम, यानी कि मिहिर भोज प्रथम है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम निम्नलिखित किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? बताइए कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम, मदन गोपाल, ये दोस्तों कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1946 में मांगीलाल की अध्यक्षता में झालावाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो की गई थी दोस्तों, ठीक है, याद रखना। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। बांसवाड़ा के मारावल थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने कहा था दोस्तों ऐसा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, धरती दोरारी गाने के गीतकार लेखक कौन है? धरती दोरारी गाने के गीतकार लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कन्हैयालाल सेठिया थे दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इनका जन्म दोस्तों सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न है, बच्छ बारस का त्योहार मनाया जाता है। बच्छ बारस का जो त्योहार है वो दोस्तों कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाया जाता है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न है, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, खड़नाल तेजाजी का जन्म स्थल है, बिल्कुल सही है। पनेर ननिहाल, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पनेर है ये तेजाजी का क्या है?
ससुराल है। क्या है? ससुराल है। ठीक है। और सुरसरा अजमेर के अंदर दोस्तों समाधि स्थल है, बिल्कुल सही है। और परबतसर नागौर के अंदर दोस्तों मेला बढ़ता है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। बताइए कौन सा वाद्य यंत्र एक लोहे और चमड़े का बना वाद्य यंत्र है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय और त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। तो वो वाद्य यंत्र है दोस्तों कौन सा? तो वह नौबत। कौन सा है? नौबत। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नौबत। ये एक अवनद वाद्य यंत्र है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अकोला चित्तौड़गढ़। कौन सा? अकोला चित्तौड़गढ़ है वो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी किसको बोलते हैं? ओलंदी बोलते हैं नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री। नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री है वो ओलंदी कहलाता है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में आरटीडीसी के होटल का नाम स्थान सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। एक तरफ दोस्तों आरटीडीसी के होटल के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए होटल का नाम है कजरी। ठीक है, होटल का नाम क्या है? कजरी। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मूमल है, ये होटल का नाम है मूमल, ये जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। खादिम है, ये अजमेर में है, बिल्कुल सही है। ढोला मारू जोधपुर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ढोला मारू होटल है ये कहाँ पर है? ये बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। और ये आरटीडीसी के होटल के नाम है दोस्तों ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 31 नंबर का प्रश्न है। शासक पंजन देव या पजवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? शासक है पंजन देव या पजवन है निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो दोस्तों कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे दोस्तों कछवाहा राजवंश से संबंधित। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कछवाहा राजवंश से संबंधित। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों किसने? तो वो भेजी थी दोस्तों करौली का जो शासक था मदन पाल। ठीक है, मदन पाल ने दोस्तों अपनी सेना भेजी थी कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय की सहायता के लिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, करौली का शासक मदन पाल। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है। मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया? दोस्तों मोहन वीणा संगीत वाद्य यंत्र का जो आविष्कार है वो किसने किया? तो ये किया दोस्तों पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट। 34 नंबर का प्रश्न है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मेवात क्षेत्र में। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों ये। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है। गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है दोस्तों गुड़ला का त्योहार। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये गुड़ला का त्योहार है वो मनाया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है। दधीमती माता का मंदिर स्थित है। दधीमती माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये गोट मांगलोद नागौर के अंदर है। गोट मांगलोद नागौर में है ये दोस्तों दधी माता का मंदिर। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर।
37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए यहाँ पर, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं, लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं, लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, उसको बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं गड़ालियो। क्या बोलते हैं? गड़ालियो बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लेवड़ी क्या कहते हैं दोस्तों? लेवड़ी या हरणी बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लड़कियों के द्वारा पूछा गया है तो गड़ालियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है? किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोहागढ़ के किले में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोहागढ़ के किले में। आगे देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण पर पहना जाता है। स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण पर पहना जाता है, बताइए कहाँ पर पहना जाता है ये बोरला आभूषण? तो दोस्तों ये सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। 40 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जेत सागर तालाब है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये बूंदी में है दोस्तों। ठीक है, बूंदी के अंदर है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे भाग 3 में। दोस्तों देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? बताइए कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों 5 प्रकार की रिट है वो जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन कौन सी रिट होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये 5 प्रकार के रिट है वो जारी कर सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनके दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या है। तो बताया था मैंने आपको दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जो कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक है मंत्री परिषद वो नहीं होगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य विधानमंडल का 15%। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग है? संविधान के अनुसार दोस्तों राज्य के कितने अंग है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राज्य के दोस्तों 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पर भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस समिति ने सचिव व उप सचिव का कार्यकाल 5 वर्ष रखने की सिफारिश की है? निम्न में से किस समिति ने सचिव व उप सचिव का कार्यकाल 5 वर्ष रखने की सिफारिश की है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने सचिव व उप सचिव का कार्यकाल 5 वर्ष रखने की सिफारिश की है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, प्रशासक के रूप में निम्न में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? प्रशासक के रूप में जिलाधीश का कार्य कौन सा नहीं है वो पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, विदेशियों के पार पत्र की जांच करना,
जिला पुलिस से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना, तस्करी, नशीली दवा व्यापार पर नियंत्रण रखना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों, पता ही। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रशासक के रूप में दोस्तों देखिए, प्रशासक के रूप में जिलाधीश की भूमिका है वो जिला स्तर पर एक मसीहा के समान होती है। प्राकृतिक आपदाओं में घायलों के उपचार, निवास, भोजन की व्यवस्था, विस्थापितों के पुनर्स्थापन और मुआवजा राशि देना, ये दायित्व है जिलाधीश के। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जिलाधीश का नहीं है, ये पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये नहीं है दोस्तों सभी की सभी, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन सभी नागरिक सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन कर सकता है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन सभी नागरिक सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन कर सकता है। तो सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन कर सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लिखित रूप में, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के रूप में, दोनों के रूप में कर सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? बताइए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहली महिला सदस्य कौन थी? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें, बताइए, अच्छा प्रश्न है। तो वो थी दोस्तों श्रीमती यशोदा देवी, ठीक है, श्रीमती यशोदा देवी। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों विधानसभा सदस्य बनी थी प्रजा समाजवादी पार्टी से, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरी महिला विधायक बनी थी श्रीमती कमला बेनीवाल, जो 1954 में बनी थी, और ये बनी थी यशोदा देवी 1953 में। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहाँ स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में ये स्थित है। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों, अब अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 51 नंबर प्रश्न है, पारा यानी कि Hg, पारा धातु का मुख्य अयस्क क्या है? पारा धातु का मुख्य अयस्क क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें सिनाबार। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिनाबार। दोस्तों पारा को मरकरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती, धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे क्या कहते हैं? वो है मैग्नीशियम। दोस्तों मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ किसी भी तरह से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता, जबकि गर्म जल के साथ अत्यंत कम क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार निम्न में से कौन सा सही है? प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा सही है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ये दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार ये कथन सत्य है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण जैसे कि ये है, ठीक है, तो ये बनेगा इसमें। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा दोस्तों आई का मतलब दोस्तों आपतन कोण, और आर का मतलब हो जाएगा ये आर है, ठीक है, ये परावर्तन कोण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किसी जीव के अनुवांशिक गठन को किसके रूप में जाना जाता है? बताइए किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जीनोटाइप के रूप में, जीनोटाइप के रूप में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न है, प्लाज्मोडियम की एक प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, प्लाज्मोडियम की एक प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, क्या कहलाती है? बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फेल्सीफेरम, फेल्सीफेरम। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 6 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग।
देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्ति प्रदान की गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर 25वें शशिकांत दास को। दोस्तों, शशिकांत दास को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त है वो किया गया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और जो ये पीके मिश्र है पहला नंबर का ऑप्शन में, ठीक है, ये प्रधान सचिव 1 है और प्रधान सचिव 2 शशिकांत दास है। 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तराखंड। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित जेड सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित जेड सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए? तो वो है गांदरबल। क्या हो जाएगा? गांदरबल। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 13 जनवरी 2025 को दोस्तों ये उद्घाटन किया है जेड सोनमर्ग टनल का। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन एवं वृक्षारोपण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन एवं वृक्षारोपण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 25.17%। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 25.17%। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई न्याय की देवी की मूर्ति को किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो दोस्तों, किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये तैयार किया गया है दोस्तों विनोद गोस्वामी के द्वारा। विनोद गोस्वामी के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये जयपुर के शिल्पकार है दोस्तों विनोद गोस्वामी। आगे देखिए, यहाँ पर अब अपन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य में पशुपालक किसानों को बिना कुछ गिरवी रखे 1.60 लाख का ऋण निम्न में से किस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? बताइए, किस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों किस योजना के तहत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देव ऋण योजना के तहत 1.60 लाख का ऋण है वो प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा 4% वार्षिक ब्याज दर पर। आगे देखिए, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में निम्न में से कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो ये स्थापित किया जाएगा दोस्तों जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे बजट 2025-26 में राज्य के किस जिले में मक्का के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की गई? बजट 2025-26 में राज्य के किस जिले में मक्का के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की गई? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा, बताइए? तो दोस्तों कहाँ ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो ये दोस्तों बांसवाड़ा में करने की घोषणा की गई है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, कवच 4.0 संबंधित है। कवच 4.0 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये नई रेल सुरक्षा प्रणाली से संबंधित है दोस्तों ये कवच 4.0। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न है, देश का पहला 5 वाइल्ड लाइफ सफारी वाला शहर है। देश का पहला 5 वाइल्ड लाइफ सफारी वाला शहर है तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयपुर।
अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग कार्य कर रहे हैं तथा ठीक से जुड़े हुए हैं? बताइए कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग कार्य कर रहे हैं तथा ठीक से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है, उसको बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बूटिंग। 67 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर है? कौन सा आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, एमएस वर्ड में एरियल एक है। एरियल क्या है? तो दोस्तों एरियल है, ये फोंट है। क्या है? फोंट है एरियल। यहाँ पर इसमें जैसे ये टाइम्स न्यू रोमन, ये क्या है? ये फोंट है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एमएस एक्सेल में किस चिन्ह का प्रयोग पूर्ण सेल पता बनाने के लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल में किस चिन्ह का प्रयोग पूर्ण सेल पता बनाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है डॉलर का निशान। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 70 नंबर का प्रश्न है, किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है? किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। तो आप वहां जाकर सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्लास जरूर देखें। जैसे कि वहां पे फोल्डर बना हुआ है कंप्यूटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान भूगोल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पॉलिटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, भारतीय संविधान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इस नाम से दोस्तों आपको वहां पे अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। वहां पर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास जरूर देखें और उनका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर भी वो क्लासें जरूर देखें। देखिए यहाँ पे अब अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन 71 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दोस्तों 71 नंबर का प्रश्न है। देखिए 70% तो अपन ने जीके से संबंधित पढ़ लिए। अब दोस्तों अपन 71 से 90 तक अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो दोस्तों यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बीमारी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीमारी। आगे देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है तो वो कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दोस्तों क्या आएगा? कोई, कुछ, कुछ, कुछ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वह कुछ खा रहा है, ठीक है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ। यहाँ पे तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन से वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? कौन से वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। इस वाक्य में दोस्तों पिलाती है वो क्रिया के साथ बच्चे को और दूध, तो यहाँ पर बच्चे को और दूध 2 कर्म प्रयुक्त हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का सही वाक्य क्या है? अनिश्चित। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं, तो कुछ है वो क्या है? तो दोस्तों ये अनिश्चित संख्यावाचक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द देशज का उदाहरण नहीं है? देशज का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए अंगोछा, अंगोछा शब्द है ये दोस्तों देशज नहीं, ये तद्भव शब्द है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तद्भव। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। बताइए दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, भावना, भावना के अंदर दोस्तों भव प्लस अना, इसके अंदर अयादी संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 77 नंबर का प्रश्न है, सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? सही संधि युक्त शब्द कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए, भानु प्लस उदय, भानुदय, भानु प्लस दय, उदय, भानुदय। तो ये शब्द दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, बाकी इसमें तीनों है वो गलत दे रखी है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 78 नंबर का प्रश्न है, कौन से विकल्प में इत प्रत्यय तद्धित रूप में प्रयुक्त हुआ है? कौन से विकल्प में इत प्रत्यय तद्धित रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कुसुमित, ठीक है, कुसुमित के अंदर दोस्तों इत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, कुसुम प्लस इत। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है? बताइए संस्कृत का उपसर्ग कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपको पता चल गया होगा दोस्तों, अन, अन है ये दोस्तों संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, ये हिंदी का उपसर्ग है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसे अनमेल, अनचाहा, अनबन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म को चुनना है। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म को क्या करना है? चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सलीलेश, शीरदी, अर्णव, तालाब। तो दोस्तों बताइए, तो ये सलीलेश, शीरदी, अर्णव, तालाब, ठीक है, तो ये तालाब के पर्यायवाची दोस्तों ये नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी के सभी हैं वो सागर के पर्यायवाची है, तालाब के नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो यहाँ पर परस्पर पर्यायवाची हैं वो दोस्तों देखिए धनंजय, पार्थ, कौन्ते, गुडाकेश, ये सभी के सभी हैं वो दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये अर्जुन के पर्यायवाची हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस विकल्प में परस्पर विलोम नहीं है? बताइए परस्पर विलोम किस में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा, साम्य का वेश में हो जाएगा, रित का अनित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सलांगनीय, प्रशंसनीय। तो दोस्तों सलांगनीय का दोस्तों यहाँ पर प्रशंसनीय नहीं, सलांगीय का विलोम होता है निंदनीय। क्या होता है? निंदनीय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सही विलोम शब्द का विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों चिरंतन का हो जाएगा नश्वर। ठीक है, हे का हो जाएगा ग्राह्य। दुष्प्रवृत्ति का हो जाएगा यहाँ पे कृपणता, गलत हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, दुष्प्रवृत्ति का विलोम होता है सद प्रवृत्ति। क्या होता है? सद प्रवृत्ति। ठीक है, और बंधन का मोक्ष होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? जिस पर अभियोग लगाया गया हो दोस्तों उसे कहते हैं अभियुक्त। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अभियुक्त। 85 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें चंद्रमौली, समावष्टि और मुनिजन, ठीक है, ये शब्द है वो दोस्तों यहाँ पर तीनों के तीनों शुद्ध है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 86 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा करना, तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा करना, ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का है? बताइए कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए आसन्न भूतकाल का वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, मुकेश ने हाल ही में चाय पी है, उत्तम अभी अभी आया है, अंगद हाल ही में काम शुरू किया है। तो यहाँ पर ये सभी है वो दोस्तों आसन्न भूतकाल के उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रिया के जिस रूप में क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आस्तीन का साफ होना मुहावरे का भावार्थ है। आस्तीन का साफ होना यानी कि निकट के व्यक्ति का विश्वासघाती होना। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे डेपुटेशन शब्द के लिए उचित परिभाषिक शब्द है। डेपुटेशन के लिए उचित परिभाषिक शब्द है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों प्रतिनियुक्ति। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रतिनियुक्ति। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अधिसूचना जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम लिखा जाता है। अधिसूचना जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम लिखा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सबसे नीचे दाहिनी ओर, सबसे नीचे दाहिनी ओर। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों 91 और 92 नंबर का प्रश्न है, उसका अपने को टेंस के माध्यम से उत्तर देना है। ठीक है, देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द
ब्रैकेट। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यू वुड हैव बीन बीटन बाय द डॉग इफ इट अप। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें देखिए सेंटेंस में दोस्तों इम्पॉसिबल कंडीशन है, तो यहाँ पर देखिए इफ लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन टाइड हो जाएगा, इसमें हैड नॉट बीन टाइड अप हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट, तो ये कौन सा वाक्य है बताइए? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस को दर्शाता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर सेंटेंस देखिए, द मैन बोट ए पैरेट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेज, कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा बताइए? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ए पैरेट दैट स्पोक 5 लैंग्वेजेज वाज बोट बाय द मैन। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, द इंजर्ड वर बीइंग मूव्ड टू बी हॉस्पिटल बाय द पुलिस। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सेंटेंस दे रखा है ये पेसिव वॉइस में है, ठीक है, और इसका दोस्तों एक्टिव वॉइस अपन बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द पुलिस वाज मूविंग द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सैम सेड, यहाँ पर देखिए आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। तो बताइए, तो दोस्तों यहां पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे सेंटेंस है वो दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए कुड का कैन हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों दे है वो वी में चेंज होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सैम टोल्ड हिज फादर दैट वी वुड बी ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर वेयर दे कुड फाइंड इंफॉर्मेशन फॉर देयर प्रोजेक्ट, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर, द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर वेयर कैन वी फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर ओवर प्रोजेक्ट। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए दोस्तों, चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट वंस टाइम ए एनर्जी इन अनलेस एक्टिविटीज। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए इट इज दोस्तों एक्सट्रीमली फुलिश से आरंभ होने वाले वाक्य दोस्तों असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते समय दोस्तों यहाँ पर अपने जो ये इट इज एक्सट्रीमली है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, इसके स्थान पर वाई का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसमें और बाकी शेष वाक्य यथावत रहता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों देखिए वाई वेस्ट वंस टाइम एंड एनर्जी इन अनलेस एक्टिविटीज। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग
अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए असर्टिव सेंटेंस में दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस देखिए, द पुअर बॉय डिड एवरीथिंग टू प्लीज द प्रिंसेस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए असर्टिव सेंटेंस में एवरीथिंग होने पर दोस्तों इंट्रोगेटिव व्हाट से आरंभ होता है, व्हाट से आरंभ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा व्हाट डिड द पुअर बॉय नॉट डू टू प्लीज द प्रिंसेस। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए इट वुड बी मोर टू ट्रीट एनिमल काइंडली। तो खालिस्तान में क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर है खालिस्तान के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर दोस्तों देखिए इसमें आएगा हुमेन। क्या हो जाएगा? हुमेन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि पशुओं के साथ दयालुता का व्यवहार करना अधिक मानवोचित होगा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, द क्लासरूम इज एम्प्टी, द क्लासरूम इज एम्प्टी वेयर हैव द स्टूडेंट्स गॉन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्लासरूम एम्प्टी यानी कि खाली है, ठीक है। तो यानी कि सभी स्टूडेंट जा चुके हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स गॉन। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न इसमें देखे, फ्रेंड्स ही हैज आर ऑल सेटिस्फाइड। तो खालिस्तान में क्या आएगा बताइए? तो दोस्तों इसमें द फ्यू का क्या होगा? इसमें प्रयोग होगा द फ्यू फ्रेंड्स। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए प्रीपोजिशन खालिस्तान में भरना है। तो देखिए ही रोट इंक। तो दोस्तों क्या आएगा? तो दोस्तों पेन के लिए है वो विथ, और इंक के लिए दोस्तों इन प्रीपोजिशन का है वो प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इन इंक। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फ्रॉम द प्लूरल sorry which of the following is used to from the plural of letters and number। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, इसमें इसको हो जाएगा दोस्तों देखिए देखिए एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि वर्ण लोप चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ऊपर वाला होता है ना, जैसे अपन 5 लिखते हैं तो 5 के ऊपर ये निशान लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए रामायण हमें सिखाती है कि एक बेटे का अपने पिता के प्रति, एक पति का अपनी पत्नी के प्रति और एक भाई का अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है। तो बताइए दोस्तों क्या कर्तव्य होता है? तो यहाँ पर देखिए रामायण teaches us the duties of a son to his father, of a husband to his wife and of a brother to his brother। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 105 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए कैरीड डाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों अधोनित। क्या बोलते हैं? अधोनित बोलते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, 12 के 2 गुणकों का लघुत्तम समापवर्त्य 1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यदि एक संख्या 132 है तो दोस्तों दूसरी संख्या क्या होगी? सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 12 इंटू 1056 बटे 132। बस काट लीजिए इसको। 12 से दोस्तों ये कट रहा है कितनी बार? 11 बार, ठीक है। अब दोस्तों 1056 में 11 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 96 बार। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों तो दूसरी संख्या क्या होगी? 96 होगी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 107 नंबर का प्रश्न है, देखिए किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे
4 × 37 कर लीजिए। ठीक है, 4 × 37 कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 3 चौक 12 और 7 चौक 28 यानी कि 148। ठीक है, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 है, तो दोस्तों यहाँ पे 4 × 41 भी कर लीजिए। 4 × 41 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 164। कितना आ जाएगा? 164। ठीक है, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री है, तो दोस्तों अब अपने को 7 × 39 करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 × 39 करोगे तो यह आ जाएगा 273। 273। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा है तो चौथे दिन का तापमान था, तो चौथे दिन का तापमान था, तो दोस्तों अपने को क्या करना है? 148 और 164 को जोड़ के 273 में से घटा देना है। ठीक है, 148 और 164 को जोड़ के 273 में घटाओगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 39 डिग्री। ठीक है, सेल्सियस 39 डिग्री सेल्सियस आएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न है। 40 में से 45 सेब बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, उसे 24 सेब में कितने सेब बेचने चाहिए ताकि सौदे में 20% का लाभ हो? दोस्तों यहाँ पर देखिए 45 सेब का जो क्रय मूल्य है वो अपने को यहाँ पर देखिए 40 में से 45 सेब बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो दोस्तों यहाँ पर 45 सेब का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 40/80 × 100, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 सेब। ठीक है, सॉरी 50 रुपए। क्या हो जाएगा? 50 रुपए। अब दोस्तों 20% लाभ पर 20% लाभ पर 45 सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? भाई 20% 50 रुपए है, तो 50 रुपए का 20% कितना होता है? 60 रुपए। तो दोस्तों ये हो जाएगा 60 रुपए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब 60% बराबर दोस्तों 45 सेब। ठीक है, तो 24% बराबर कितने होंगे? तो दोस्तों ये हो जाएंगे 18 सेब। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों 60%। अगर 45 सेब है, ठीक है, तो 24% होंगे 18 सेब। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपए है एवं 5% की छूट देने के बाद 25% का लाभ हो? तो दोस्तों इसमें देखिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 380 इंटू भाई इसमें क्या है? अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपए है और 5% की छूट देने के बाद में 25% का लाभ हो? तो दोस्तों यहाँ पर 125 बटे 95 कर दीजिए, सीधा का सीधा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए 5 से ये दोस्तों कितनी बार कटा? 25 बार। ये कटा दोस्तों 19 बार। गुनी दूनी 38, ये 20 बार कटा। 20 × 25 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 500। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त करे और जो पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 50 कम थे, यानी कि दोस्तों सीधा सा हो जाएगा। देखिए 50% अंक चाहिए कम से कम पास होने के लिए, और लड़के ने दोस्तों 50 अंक प्राप्त करे हैं और 50 अंकों से वो फेल हो गया। ठीक है, तो यानी कि 100 बराबर कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है, तो 100% बराबर क्या होगा? तो प्रश्न पत्र में पूर्णांक होंगे, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 200। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति का वेतन 7,200 से बढ़कर 8,100 रुपए हो गया है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? भाई कितने की? 900 रुपए की वृद्धि हुई है। वेतन कितना था? 7,200 इंटू 100 कर लीजिए, तो 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कट गए। अब देखिए 9 से ये सॉरी 8 से ये कट रहा है, 8 नाम 72। ठीक है, और ये दोस्तों 88, नहीं 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 नहीं, अब इसको वैसे काट लीजिए दोस्तों। देखिए ये 2 से कट रहा है ना, ये 36 से कट गया, और ये दोस्तों 450 बच गए। 450 में दोस्तों 36 का भाग दे लीजिए, यानी कि 10% से अपना उत्तर ही आएगा, आगे ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 360 यानी कि 12 से भी 12 के आसपास ही आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका
राइट आंसर हो जाएगा वो है 12 सही 1/2%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 450 में 36 का भाग दोगे तो 12 से 1/2 आएगा। आगे देखिए यहाँ पे इसमें 112 नंबर का प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक से 12 से 1/2% वार्षिक कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की आय में 1500 रुपए की वृद्धि हो जाती है। इस व्यक्ति ने कितना धन ब्याज पर लगाया? इस व्यक्ति ने कितना धन ब्याज पर लगाया? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर से 12.5% वार्षिक दर किए जाने के, यानी कि 2.5% बराबर 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.5% बराबर है 1500। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को 5% बराबर कितना हो जाएगा? 3000। और दोस्तों 10% बराबर कितना हो जाएगा? 6000। ठीक है, तो 10% बराबर अगर 6000 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 60,000। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60,000। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 113 नंबर का प्रश्न है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कितने समय में 92,610 हो जाएंगे? तो अब इसमें देखिए, इसमें दोस्तों ज्यादा खास करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से है, ठीक है, तो सीधा सा दोस्तों इसमें देखिए भाई अर्धवार्षिक के बारे में पूछा गया ना, तो 80 का देखिए दर आधी हो जाएगी, इसमें दर आधी हो जाएगी और समय है वो दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 80,000 का 5% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? सीधा सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000। ठीक है, कितना? 4000। तो कितना हो गया दोस्तों? कितना हो गया? तो ये 84,000 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों 84,000 का भी अपने को अब क्या करना है? 5% निकालना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4200। कितना हो जाएगा? 4200। तो अब ये हो गया 88,200। 88,200। ठीक है, अब इसमें अपन इसका 5% और निकाल लीजिए। तो इसका 5% और निकालोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा देखिए इसका 5% हो जाएगा दोस्तों 4410। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4410। अब 4410 इसमें और जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 92,610। या डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको दोस्तों, 80,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.5 वर्ष। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 6 माही दे रखी है इसमें। ठीक है, आगे देखिए, अगर एक का धन बी के धन से 4/9 गुना है, एक का धन बी के धन से 4/9 गुना है, सी का धन बी के धन से 7/6 गुना है, तो सी का धन ए के धन से क्या अनुपात है? तो क्या अनुपात है दोस्तों? यहाँ पे अनुपात मैं आपको दोस्तों इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो दोस्तों कर सकते हैं। देखिए, ए का धन दे रखा है 4x/9 और सी का धन बराबर हो जाएगा 7x/6। तो यहाँ पे सी के धन का ए के धन से अनुपात हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 7x/6 अनुपात है दोस्तों 4x/9। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6 चौके 24 और 7 9 63। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 63x अनुपात 24 दोस्तों क्या हो जाएगा? 54। ठीक है, 6 नाम है 54। अब दोस्तों इसको देखिए, यहाँ पर अपना अनुपात कितना निकला? तो दोस्तों यहाँ पे 63/24 निकला। ठीक है, तो ये 3 से कट रहा है, सॉरी देखिए 3 से कट रहा है क्या? देखिए बिल्कुल कट रहा है। तो ये 21 बार कट गया और ये 8 बार कट गया। तो यहाँ पे 21/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21/8 यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दो संख्याओं में 8:5 का अनुपात है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का योग है वो ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं का अनुपात दे रखा है 8:5। तो दोस्तों अपन ने मान ली पहली संख्या है वो 8x है, तो दूसरी क्या है? 5x है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8x माइनस 5x बराबर क्या हो जाएगा? 27।
तो दोस्तों भाई अंतर कितने का हो गया? तो ये बचा दोस्तों 3x, 3x बराबर क्या हो जाएगा 27। तो दोस्तों x बराबर कितना आ गया? 27 में 3 का भाग दोगे तो x बराबर आ गया दोस्तों 9। ठीक है। अब दोस्तों दोनों संख्याओं का योग करना है, तो यहाँ पर 8x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 13x। तो 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 117। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एबीसी ने एक व्यापार 1:3:5 के अनुपात में आरंभ किया। 4 माह के पश्चात ए ने पहले जितनी राशि का और निवेश किया तथा बी एवं सी ने निवेश की आधी राशि निकाल ली। वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात है वो ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1:3:5 ये दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूं दोस्तों, इनका अनुपात निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5:6:10 इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? उनके लाभों का अनुपात। तो दोस्तों यहाँ पर 5:6:10, इसमें देखिए बी नंबर वाले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे एक अनुपात हट गया है, 5:6:10। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, इस प्रश्न को करना है। यहाँ पर देखिए 117 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी देखिए ए ने 5,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 2 माह बाद बी भी 6,000 रुपए निवेश के लिए निवेश कर उसमें शामिल हो गया। व्यापार आरंभ होने के 4 माह बाद सी भी 12,000 रुपए लगाकर उसमें निवेश में शामिल हो गया। व्यापार आरंभ होने के 10 माह पश्चात ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। यदि वार्षिक लाभ ए में ए का हिस्सा 1260 था तो कुल वार्षिक लाभ कितना था? अब इसके अंदर दोस्तों आप देखिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो 5,000 को अपन क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2,000 को दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इनका ऐसे मल्टीप्लाई देखिए जितने जिस महीने तक रुपए लगाए हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करते जाना, अनुपात निकालना है इनका। ठीक है, अनुपात जब निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक वार्षिक लाभ भी निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणन 700 रुपए, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 118 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए ए बी तथा सी अकेले किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी तथा सी की मदद से कार्य करता है। पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं, देखिए 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों इसमें। देखिए 20, 30 और 60, इसका मैसेज पे कितना होगा दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों इसमें 60। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे तीसरे दिन वह बी तथा सी की मदद से कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। ठीक है, तो यहाँ पे मैसे पे निकल गया 60, और दोस्तों ये एलसीएम इसका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि 60 में दोस्तों 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 12/60 आ जाएगा। तो 12/60 को दोस्तों अपन 1/5 वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/5 भाग काम खत्म होता है 3 दिन में, तो यहाँ पर पूरा काम खत्म होगा 3 × 5 यानी कि 15 दिन में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 33 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद अजय को यह महसूस होता है कि संपूर्ण यात्रा का 2/3 भाग अभी शेष है। तो संपूर्ण यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 33 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद में अजय को महसूस होता है कि संपूर्ण यात्रा का 2/3 भाग अभी शेष है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 - 2/3 कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 33। ठीक है, तो यहाँ पर 1 × 1/3 बराबर 33 है। तो दोस्तों 33 × 3 कर लीजिए, 99 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 99 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे नीचे दंड रेखा चित्र दिया गया है। 6 वर्ष के लिए एयर इंडिगो द्वारा उड़ाई गई उड़ानों की संख्या को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए Y2 उड़ानों की संख्या Y5 की उड़ानों की संख्या का कितना प्रतिशत है? Y2 है दोस्तों 11,900। ठीक है, और Y5 है 16,200।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 11,900 दोस्तों, 11,900 में से दोस्तों अपन को क्या करना है, Y2 की उड़ानों की संख्या Y5 की उड़ानों की संख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों इन दोनों को क्या करना है, माइनस करके इनका प्रतिशत निकाल लेना है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 73.45%। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, यानी कि दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं तो भाई अंतर कितने का हो गया, यहाँ पे 4,000 कुछ का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 51 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और टेरेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक है और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।